So, a very good afternoon to all my students. In the last lecture, we talked about the difference between civil and criminal law, how intention plays a very crucial role in differentiating civil law from criminal law. So, in this video, we are heading towards a new concept given under law of torts, which is vicarious liability. So, what is vicarious liability? So, let me give you an introduction. Firstly, हम ये समझेंगे कि अभी तक हमने ये देखा सिविल रॉन्ग्स में, क्रिमिनल रॉन्ग्स में, कि अगर एक व्यक्ति कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर रहा है, इफ अ रॉन्गफुल एक्ट इज बीन कमिटेड बाय अ पर्सन, तो उसके लिए जिम्मेदार, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, लायबल कौन होगा? वही व्यक्ति जो कि कर रहा है वो एक्ट। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन वाइकेरियस लाइबिलिटी सर्व्स एज एन एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। जनरल रूल क्या कहता है कि अगर कोई लेट्स से ए रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है बी के अगेंस्ट में, तो उसके लिए लायबल ए ही होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या कह रहा है कि अ पर्सन कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय अनदर। एक व्यक्ति को लायबल ठहराया जा सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के रॉन्गफुल एक्ट के लिए। कैसे? तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए वाइकेरियस लाइबिलिटी, और उसके जस्ट बगल में आप लिख लीजिए एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, और उसके हेडिंग के जस्ट बगल में, और उसके नीचे लिख लीजिए मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। So vicarious liability mainly deals with the master and servant relationship. Now, what are the essentials? हम हर ऑफेंस के essentials, elements या ingredients हम देखते हैं। तो vicarious liability के क्या ingredients होंगे? सबसे पहला wrongful act होना चाहिए। दूसरा कि वो wrongful act course of employment के दौरान, during course of employment होना चाहिए। Now what is course of employment? देखिए, let's say master A सर्वेंट बी को कहता है कि तुम जाकर के स्कूल से बच्चों को पिक करके घर पर ड्रॉप कर दो, मेरी कार से जाओ, बच्चों को पिक करो मेरे, और घर पर उनको ड्रॉप कर दो। ये काम क्या हो गया? दिस एक्ट इज नोन एज ऑथोराइज्ड एक्ट। इसके लिए सर्वेंट को ऑथोराइज किया है मास्टर ने कि मेरी गाड़ी से मेरे बच्चों को पिक करके मेरे घर पर छोड़ दो। इसके लिए कौन ने अथॉरिटी दी है? सर्वेंट को मास्टर ने दी है। अब इस वाले केस में अगर सर्वेंट बच्चों को जब लेने जा रहा है उस ट्रैक पे, या जब लौट रहा है बच्चों को लेकर के, अगर कोई नेग्लिजेंट काम करता है या किसी का एक्सीडेंट कॉज कर देता है या किसी को सीरियसली इंजर कर देता है, उसके लिए मास्टर विल बी हेल्ड लायबल। क्यों? क्योंकि मास्टर ने ही अपना काम डेलीगेट किया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ लीगल मैक्सिम। लीगल मैक्सिम है क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। आपको स्क्रीन पे ये विजिबल होगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। कोई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। इसका मतलब क्या होता है कि लॉ ये कह रहा है कि अगर कोई मास्टर या कोई भी व्यक्ति अपना काम किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा करवाता है, तो और अगर वो दूसरा व्यक्ति उस कार्य को नेग्लिजेंटली, लापरवाही की तरह या इंटेंशनली गलत तरह से करता है, तो उसके लिए जो व्यक्ति अपना काम दूसरे व्यक्ति से करवा रहा है, पहला व्यक्ति लायबल ठहराया जा सकता है अगर दूसरा व्यक्ति नेग्लिजेंटली काम करता है तो। अब इसको हम समझेंगे आने वाले 3 एग्जाम्पल से। इससे पहले हम ये समझ लें कि एक टेस्ट होता है टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। देयर इज 2 टेस्ट। क्या है वो 2 टेस्ट जिससे हम पता लगा लेंगे कि क्या ये रिलेशनशिप मास्टर और सर्वेंट का है भी या नहीं? सबसे पहला है हायर एंड फायर टेस्ट। अगर कोई व्यक्ति आपको हायर करने की पावर रख रहा है, मतलब रिक्रूट करने की पावर रख रहा है, या फायर करने की, टर्मिनेट करने की पावर रख रहा है, तो ऐसे में वो व्यक्ति आपका मास्टर। दूसरी चीज डायरेक्शन एंड कंट्रोल टेस्ट। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर पूरा डायरेक्शन दे रहा है, आपको डायरेक्ट कर रहा है ये काम ऐसे करो वैसे करो, और आप उसके कंट्रोल में हो, देन ये माना जाएगा कि ये जो व्यक्ति है ये सर्वेंट है, और जो व्यक्ति डिक्टेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो उसका मास्टर है। जैसे कि कोई भी काम कब करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, ये सारी चीजें कौन बताएगा? मास्टर बताएगा सर्वेंट को। सर्वेंट खुद डिसाइड नहीं करेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद 3 इलस्ट्रेशंस। मास्टर ने सर्वेंट को कहा मेरी कार से जाओ, बच्चों को स्कूल से पिक करो और घर पे छोड़ो। सर्वेंट जाता है, बच्चों को पिक करता है, एंड while he was returning back to the house he hit a pedestrian। उसने राह चलते राहगीर को हिट कर दिया। मास्टर विल बी लायबल। दूसरा एग्जाम्पल, सेम सिनेरियो। मास्टर ने कहा बच्चों को पिक करो स्कूल से, घर पे छोड़ दो, और गाड़ी तेज मत चला। सर्वेंट गया, बच्चों को पिक करा, गाड़ी तेज चला रहा था और फिर एक पेडेस्ट्रियन को हिट कर दिया। मास्टर इज लायबल। क्यों? अब आप लोग सोच रहे हो कि सर इसमें मास्टर क्यों लायबल होगा? मास्टर ने तो मना किया। हाँ बेटा,
मास्टर ने मना किया, फिर भी सर्वेंट ने नेग्लिजेंटली तो काम किया ना, तो लॉ ये प्रिज्यूम करेगा कि ये जो काम है ये मास्टर ने ही डिक्टेट किया था सर्वेंट को तेज चलाने। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, मास्टर को लायबल क्यों ठहराया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल, मास्टर ने सर्वेंट को कहा बच्चों को पिक करो, घर पे ड्रॉप कर दो। सर्वेंट ने बच्चों को पिक किया, ड्रॉप किया, लेकिन ड्रॉप करने के बाद घर पर वो अपनी फ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे चला गया डेट, और वहां पर उसने किसी राह चलते राहगीर को, पेडेस्ट्रियन को हिट कर दिया। इधर मास्टर विल नॉट बी हेल्ड लायबल। व्हाई? सबसे पहली चीज तो ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। दूसरी चीज की ऑथोराइज्ड एक्ट नहीं है। मास्टर ने सर्वेंट को इसलिए रिक्रूट नहीं किया कि तुम मेरी गाड़ी से अपने फ्रेंड को डेट पर ले जाओ, लॉन्ग ड्राइव पर जाओ। ये 3 एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गए हैं, सो यू आर थ्रू विद द कंसेप्ट ऑफ विकारियस लायबिलिटी। नाउ अंडरस्टैंड द रीजन, लेट्स अंडरस्टैंड द रैशनल बिहाइंड मेकिंग अ मास्टर लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट और नेग्लिजेंट एक्ट कमिटेड बाय द सर्वेंट। सो देयर आर 3 रीजंस। सबसे पहला, रिस्पोंडेंट सुपीरियर। सो देयर इज अ प्रिजम्पशन। हर तरह का कोर्ट एक प्रिजम्पशन बना करके बैठता है जो कि उसको मदद करता है फैसला सुनाने में। तो प्रिजम्पशन किस बेसिस पे बनाएगा कोर्ट? एज पर द एम्पल नंबर ऑफ केस लॉस जो कि पहले घटित हुए हैं, उसी के आधार पर कोर्ट एक प्रिजम्पशन बना के बैठ। पहले काफी देखा गया कि मास्टर अपने लीगल काम सर्वेंट से करवाता है और सर्वेंट अपना पॉइंट अच्छे से रख नहीं पाता है ड्यू टू द फाइनेंशियल कैपेसिटी। मास्टर ज्यादा डोमिनेट करने की पोजीशन में होता है, ज्यादा फाइनेंशियली साउंड होता है, इसलिए मास्टर को लायबल ठहराया जाता है। अब मास्टर हैज टू प्रूव इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि उसने ये किया था या नहीं किया था, या किस एक्सटेंट तक वो लापरवाह था, सर्वेंट के साथ शामिल था भी या नहीं था, क्या उसने सर्वेंट को ये काम करने के लिए बोला था या नहीं था। ये सब फिर बात की बात है, बट इनिशियली मास्टर विल बी हेल्ड लायबल। सो द प्रिंसिपल इज रिस्पोंडेंट सुपीरियर। जो आपको काम डिक्टेट कर रहा है वही रिस्पॉन्सिबल होगा आपके रॉन्गफुल एक्ट के लिए इन विकारियस लायबिलिटी इन सिविल लॉ। दूसरा रीजन कि भाई इजी बात है, मास्टर इज at a better financial capacity to pay off the damages. अगर civil law में the motive behind filing a civil suit is seeking compensation, not to throw the offender behind the bars. तो अगर pedestrian को compensation लेना है तो who is at the better position to pay the damages, master or servant? Of course master. Third reason, अगर मास्टर इंटरेस्ट, बेनिफिट, प्रॉफिट, मेरिट, एडवांटेजेस सारे ले रहा है सर्वेंट के काम से, तो अगर सर्वेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है तब लायबिलिटी भी जो अराइज होती है उसके लिए भी लायबल फिर मास्टर है। तो ये 3 रीजंस हैं। आई होप अब आप समझ गए होंगे व्हाई मास्टर इज हेल्ड लायबल इनिशियली इन कोर्ट ऑफ लॉ। फिर वो समझा जाएगा कि मास्टर लायबल था या नहीं था, किस तरह का काम डिक्टेट करता था, व्हाट वाज द नेचर ऑफ मास्टर, क्या उसका कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड थे, सब बात की बात। बट इनिशियली कोर्ट विल होल्ड द मास्टर लायबल। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ विकारियस लायबिलिटी इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स. Still, if you have any doubts, you can drop your doubt in a comment section. So see you in next video. Thank you.